प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी। लेकिन इसके पहले मैं महत्वपूर्ण बात जरूर करूंगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है। यद्यपि मैं आपको ये पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्पष्ट मत है, अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे बनेंगे, अदरवाइज आप परेशान हो। लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्न किस प्रकार के होंगे, इन प्रश्नों का अभ्यास करिएगा, लेकिन चैप्टर अध्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज आपके सामने अभी ये 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने हैं और इस तरह से इस वीडियो में आपको मैं 20 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाता हूँ। लेकिन मैंने कहा जैसे कि सारे प्रश्न चैप्टर के कॉन्सेप्ट से हैं, आपके अध्याय के कॉन्सेप्ट पर हैं, उसी थीम पर हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 प्रश्न लिखे हुए हैं। तो अब जैसे HCF 91 95 और 21 का HCF क्या होगा? अब मेरे भाई, अगर HCF आपसे आता है तभी न तुरंत बता देंगे कि इसका HCF क्या है। अब ये रटा नहीं जा सकता, यहाँ संख्या चेंज कर दी जाए तो हूबहू यही संख्या ना आए। तो इसलिए इन प्रश्नों का अभ्यास करने के साथ साथ मैं आपको मेन बात बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। यद्यपि बड़ी जल्दी मैं सभी अध्याय का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा, एक वीडियो में 2-2 चैप्टर का, उसको परीक्षा में जाने के 2-3 दिन पहले जरूर आप देखिएगा, ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो अब HCF 91 और 21 का HCF क्या होगा? HCF क्या है? दो संख्याओं का HCF वो संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हों। तो मेरे भाई, ये 7 से दोनों संख्याएं विभाजित होगी। HCF आप जानते होंगे कि 91 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 13, ये इसके फैक्टर हुए, ये इसके कॉमन फैक्टर हुए, और 21 को आप लिख सकते हो 3 into 7। अब जो फैक्टर दोनों में हो तो 7 दोनों में है, इसलिए इसका सही हो गया ये सी नंबर। 91 21 का HCF 7 होता है। ओके, दूसरा प्रश्न देखें। समीकरण निकाय x धन 2y धन 5 बराबर 0 और ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। किस प्रकार का हल होगा? अगर आप 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को पढ़े हैं तो उसमें 3 कंडीशन बताई गई है। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंततः अनेक हल, ये 3 कंडीशन उसमें दिए गए। ठीक है, तो वो 3 कंडीशन हम कैसे देखते हैं? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिएगा, उसको जरूर देखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या? जब अद्वितीय एक हल होता है तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2। दूसरा, कोई हल नहीं होता तो a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और तीसरे में अनंततः अनेक हल में तीनों रेशियो बराबर होते हैं। ये आपका याद ही होना चाहिए। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंततः अनेक हल, इन्हीं में से हम इसको रख के जान सकते हैं कि इन समीकरण निकाय के हल किस तरह होंगे। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंततः अनेक हल होगा। अब देखें, पहले समीकरण के x के गुणांक को a1 कहते हैं,
तो आप देख लें x का गुणांक 1 है और a2 दूसरे समीकरण के x के गुणांक को a2 कहते हैं, ये 3 अभी कामा कर देते हैं। पहले समीकरण के y के गुणांक को b1 कहते हैं, ये 2 है। दूसरे समीकरण के y को गुणांक को b2 कहते हैं, ये ऋण 6 है। तो पहले समीकरण के अचर पद को c कहते हैं, c1। दूसरे समीकरण के अचर पद को c2 कहते हैं। अब आप देख लें 1/3 है, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1/3 बराबर 1/3। मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, ये 5 हो गया। दूसरे का आपका ऑप्शन सही होगा बी, कोई हल नहीं, चूंकि a1/a2 b1/b2 ये इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो कोई हल नहीं, ये दूसरे का हो गया। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन हो गया, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा। आपने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, तो उनका योग अल्फा धन बीटा बराबर -b/a होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वही लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा क्या, तीसरा -b/a, इसका तीसरा सही। तो ये चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपसे फटाफट ये ऑप्शनल बनेगा। अब इसमें क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 4, द्विघात बहुपद x² - 4x + 4 के विविक्त कर का मान होगा। अब देखें द्विघात बहुपद के विविक्त कर का मान, वैसे यहाँ द्विघात समीकरण होना चाहिए, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 के विविक्त कर का मान, ये प्रश्न ही गलत लिखा है, यहाँ होना चाहिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² ऋण 4x + 4 = 0 के विविक्त कर का मान होगा। विविक्त कर किसको कहते हैं, अगर आपको वर्ग समीकरण वर्ग समीकरण के विविक्त कर का फार्मूला ध्यान हो, b² - 4ac ये होता है। तो इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्त कर का मान। तो यहाँ पर b क्या है, x के गुणांक को b कहते हैं, तो b यहाँ है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 1, c क्या है 4, तो 4 चौक 16 ऋण 4 चौक 16 यानी आ गया 0। तो इसमें क्या सही है, सी 0 सही। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अब आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त के किसी बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 5 का पहला ऑप्शन सही। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त है मेरे भाई, इसका ए बिंदु है, ए कोई, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती, दूसरे बिंदु से दूसरी रेखा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का पहला ऑप्शन हुआ। ठीक, अब देखें बिंदु 0,5 एवं ऋण 5 0 के बीच की दूरी, अगर आपको फार्मूला याद है, क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी
फाइंड करने का फार्मूला अगर याद है तो फटाक से आप लिख देंगे। क्या होता है, ए बी इजकल टू ए बी, ए और बी दो पॉइंट है, इजकल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, फार्मूला याद ही होना चाहिए। उससे भी एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 में एक बिंदु है ये 0,5, ये बिंदु का निर्देशांक दिया 0,5, यानी x1 0 y1 5, x2 ऋण 5 y2 0। तो देख ले x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 है 5, y2 है 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आया, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये भी हो गया 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट, तो क्या हुआ 25 धन 25 अंडर रूट, तो हुआ क्या 50 अंडर रूट, 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√2 होगा, 5 अंदर जाएगा तो 5 पचम 25 दूना 50। कहने का मतलब ये प्रश्न क्रमांक 6 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का ऑप्शन बी सही है मेरे भाई। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूले याद हैं, उन बातों को समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव में बड़े ठोस नंबर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। बहुपद में इजकल टू 0 नहीं होता, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब आप देख लें प्रश्न क्रमांक 7 कौन ऑप्शन सही है, ये सी नंबर ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। प्रश्न क्रमांक 7 का सी सही। ठीक है, ये अगर आपका याद है तो फट से देख के लगा देंगे, नहीं तो इधर उधर मुंह बनाते बैठे रहेंगे। सीधी सी बात है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, नहीं लुतुर लुतुर मुंह करोगे बनेगा कुछ नहीं। ठीक, ये बिल्कुल सामान्य चीज है, याद होनी चाहिए। क्या, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, याद होना चाहिए। एपी का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 एपी समांतर श्रेणी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद। अब देखो भाई 11वां पद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a प्लस 10d। 11वां पद a प्लस 10d, 12वां पद a प्लस 11d, 5वां पद a प्लस 4d। ए रहता है ना तो इधर एक कम हो जाता है, तो 11वां पद a प्लस 10d। अब ध्यान दीजिए a यहाँ पर ऋण 3 है, डी क्या है ऋण 1/2 में ये ऋण 3 घटाना है तो डी आ जाएगी। तो कैसे करेंगे भाई, ऋण 1/2 ऋण ऋण 3, मैं डी निकाल रहा हूं, डी इजकल टू a2 माइनस a1, यहाँ पर a2 दूसरा पद ऋण 1/2 है माइनस पहला पद ऋण 3 है, अभी डी आ जाएगा तो निश्चित रूप से 11वां पद आ जाएगा। ये 11वां पद है, a11 इसको कहते हैं 11वां पद। तो इसको देखें d बराबर ऋण 1/2 ये धन 3 हो गया। ठीक है,
तो 3 दूनी 6, तो इसको लिखेंगे d बराबर 2×6, तो ऋण 1 धन 6/2 यानी 5/2 आ गया d बराबर क्या आया 5/2। ए कितना है 3, उसी में रख दें। ए कितना है भाई ऋण 3 धन 10, डी कितना है 5/2, 2×5 10, 5×5 25, 25 में 3 गया 22। देख लें ऑप्शन बी सही 22। ठीक है, तो देखें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सरल आएंगे, लेकिन मेरे भाई अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर सरल नहीं होते। गणित में सीधा सा फंडा है, अगर आपसे आता है तो बहुत सरल, नहीं आता है तो कितना सरल क्वेश्चन बहुत कठिन। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। मैं पुनः कहूंगा आप परीक्षा के पहले मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जरूर एक बार 2-3 दिन पहले आप रिवाइज करिएगा। उसमें मैं पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है मेरे भाई। प्रश्न क्रमांक 9, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, ये लिखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आता है तो फटाक से डी L √r² धन h², बात खत्म। सूत्र नहीं आता, बस यही है, सब तुमको एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे ये लगते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। लेकिन अगर आप सूत्र याद है कि शंकु तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूला क्या होता है, तो L √r² धन h²। ये प्रश्न 9 आपको मैंने समझाया। प्लीज इन प्रश्नों को आप एक बार देखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी तरह के होंगे। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां कहता है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। त्रिघात 3 घात मेरे भाई, बहुपद के चर के अधिकतम घात ही शून्यक होते हैं। कोई बहुपद लिखा है उसमें x की जो अधिकतम घात है वही शून्यकों की संख्या है, तो त्रिघात मतलब x की घात 3, तो इसमें कितने शून्यक होंगे 3, बात खत्म। द्विघात 2 शून्यक, ठीक है, एक घात 1 शून्यक, जिसको रैखिक रेखा कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, सभी निकाय समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय होने की शर्त है। फार्मूला याद होना चाहिए। एक अद्वितीय हल होता है कब, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसके लिए शर्त क्या है, a1/a2 is not equal to b1/b2 is equal to c1/c2, a1/a2 is not equal to b1/b2। ये शर्त है एक अद्वितीय हल की, ये शर्त है किसी हल की नहीं, कोई हल नहीं, ये शर्त है अनंतता अनेक हल की। याद हो तो क्लियर कट बन जाए। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपकी नजर नहीं जाती है, ध्यान से सुन लिए। जो द्विघात बहुपद होता है उसके आलेख परवलय होते हैं, पैराबोला, ऐसे ऐसे, ये आपके किताब में लिखा है अगर आप ध्यान दिए हो। इस प्रकार से द्विघात बहुपद के आलेख बनते, उसको परवलय कहते हैं, पैराबोला कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 11 का बी सही है, प्रश्न क्रमांक 12 का सी सही है। प्रश्न क्रमांक 13, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते, कब, जब b² - 4ac < 0। याद होता तो हो जाता भैया एक नजर में,
द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते। 3 कंडीशन है। b² माइनस 4ac इजकल टू 0, देन बोथ मूल आर इक्वल, दोनों मूल बराबर होते हैं। लेकिन इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, बड़ा हो 0 से, तो मूल वास्तविक होते हैं। नहीं होते जब b² माइनस 4ac यानी विविध कर जब 0 से छोटा होता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होते। ओके, डी नंबर सही। प्रश्न क्रमांक 14, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा क्या? m, m+1, 2m, 2m+1। इसको समझिएगा। किसी पूर्णांक आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। 0 के इधर निगेटिव ऋणात्मक, 0 के दाएं तरफ धनात्मक, सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा m के लिए, ये सी सही होगा। क्यों? m चाहे जो रखो, ये धन पूर्णांक समपूर्णांक की बात है। m रखोगे कुछ, एक रखोगे तो 2 एक कम 2, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 3 रखोगे 2 त्याई 6, ये सारे 2 के गुणा जाएंगे ना, तो समपूर्णांक होगा ही करेगा, है ना। तो इसमें आपका सी सही है। प्रश्न 15, दो गोलों के आयतनों में अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब गोलों के आयतनों में अनुपात, अब मेरे भाई ये ऑब्जेक्टिव तब जब बनेगा जब आप गोले का आयतन का फार्मूला जानेंगे, है ना। गोले, अब इसमें 2 गोले हैं तो पहले गोले का त्रिज्या r1, दूसरे का r2, तो 2 गोले के आयतनों का अनुपात ये होगा क्या? 4/3 पाई r1 क्यूब्ड अपान 4/3 पाई r2 क्यूब्ड। ये कट गया। इसके बराबर क्या दिया है? 64/27 दिया है मेरे भाई। तो r1 क्यूब्ड बटे r2 क्यूब्ड इतना बटे इतना, तो r1 क्या आ जाएगा? ऐसा लिख सकते हैं आप, r1 क्यूब्ड बराबर 4 का क्यूब्ड और r2 क्यूब्ड बराबर ये बटे हुआ 3 का क्यूब्ड, यानी r1 बराबर आपका 4 आया, r2 बराबर आपका 3 आया। अब आपका फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोलों का 4 पाई r²। तो r1 4 आया तो 4 पाई r², 4 चौक 16, r2 3 आया तो 4 पाई r2², तो 3 त्रिका 9। सिंपल सा है मेरे भाई। तो यहाँ हो जाएगा d 16:9। बात समझ में आई? अभी मेन बात बाकी है कहनी। ऑब्जेक्टिव आप देखिए, मेन बात कहते हैं x माइनस 2y इजकल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इजकल टू 0 रेखाएं हैं। ये रेखाएं किस प्रकार की हैं? प्रतिच्छेद करती हैं कि संपाती हैं कि समांतर हैं? अब मेरे भाई प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देख लें, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। यहाँ गौर करिएगा, a1 क्या है? 1, x का गुणांक 1 है, तो a1 1 है और a2 3 है। यहाँ लिखो 1/3। y के गुणांक को फर्स्ट समीकरण के, पहले समीकरण के y के गुणांक को क्या कहते हैं? a2, तो -2/4, तो -2/4। ये बराबर नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इक्वल हो ही नहीं सकते। उत्तर कौन सही हुआ? प्रतिच्छेद करती है, ए नंबर सही हुआ। किसी एपी में यदि d बराबर इतना, n बराबर इतना एवं an बराबर इतना हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैं इसमें टिक करा हूं। अब देखिएगा, मैं बताने के लिए, इस क्वेश्चन को बताने के लिए इसको मिटाता हूं।
प्लीज इस वीडियो को रोक करके आप लिखिएगा। मैं मिटा रहा हूं, मैंने सही का चिन्ह लगा दिया। ओके, कौन ऑप्शन सही है? अब मैं आपको समझाता हूं क्या। प्रश्न क्रमांक 17, डी बराबर ऋण 4 n बराबर 7, डी बराबर ऋण 4 n बराबर 7, ए एन बराबर क्या दिया भाई, ए एन बराबर 4, तो ए का मान ज्ञात करना। आप जानते हैं ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन दिया है, एन दिया है, डी दिया है, रख दो फटाक से आ जाए, लेकिन ये सूत्र याद हो। तो ए एन क्या दिया, 4 बराबर ए धन एन 7 ऋण 1, डी क्या है ऋण 4। तो 4 बराबर ए धन 7 में 1 गया 6, 6 चौको 24, तो ऋण 24, ये ऋण 24 इधर आया। ए इजकल टू 28, 28 यहाँ ऑप्शन है ये डी। ठीक है, डी सही होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 17 का डी सही। 28, 4x के बहुपद px में x की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। इसमें ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं लिखा, ऑप्शन नहीं लिखा। 4 की px बहुपद के x की घात, कौन घात, x की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। बात खत्म। ठीक है, 4 की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ 4x है, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, वहां ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, ये याद रखना है भाई। किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। दैट्स ऑल, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ दी 4 वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। प्रश्न 19, बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुपद x² -3 बहुपद है भाई, x² -3, इसके बहुपद के शून्यक निकालना हो x² -3, इसके हमें क्या निकालना है, इसके हमें शून्यक होंगे। कौन होंगे, देखो उसके शून्यक कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब ये a² - b² के फॉर्म में हो गया, तो a - b एंड a + v 0 से कंपेयर करो, शून्यक आ जाएंगे। ठीक है, तो x - √3 = 0 और x + √3 = 0, then x = √3 और x = -√3, मतलब क्या हुआ, इसके शून्यक हो गए +-√3। ए सही, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न 20, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है। सूत्र याद है, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल c/a, इसका c/a होता है। ऑप्शन नहीं लिखा था आपको स्मरण दिलाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों मैं इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मेरा आपको एक मैसेज देना था मेरे भाई। क्लियर कट सुन लो, आगे के जो वीडियो मैं बनाऊंगा प्रत्येक चैप्टर में जो थीम है पूरी बात मैं आपको समझा दूंगा, उससे आपका फार्मूला रिवाइज होगा, उसकी पूरी थीम आपको समझ में आएगी, उससे आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, उससे आपको सही जोड़े बन जाएंगे, उससे आपको रिक्त स्थान बन जाएंगे, उससे आपको सत्य असत्य बन जाएंगे। मैं फर्स्ट सेकंड से शुरू करूंगा, परीक्षा के पहले
प्लीज इसको पढ़िएगा, आप खोल लीजिएगा, अपना आराम करिएगा, उसको सुनते रहिएगा, आपको फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पूरी थीम आ जाएगी। ये इस तरह से मैंने इसको इसलिए बताया आपको, सीधी सी बात है, अन्य की तरह नहीं मैं अपनी बात करता हूं। इसको बताने का मेरा मतलब है किस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं, मतलब तमाम से पूछे जाते, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। अगर आप नहीं जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कब समीकरण प्रदर्शित करते हैं, शर्त नहीं जानते, तो मैं कह तो रहा हूं कि परीक्षा में लुतुर लुतुर मुंह करोगे भाई इधर उधर, बाकी कुछ बनने वाला नहीं है। तो मैंने शुरू से आपसे कहा है बेटे, गणित में कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, बात को समझे, ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। मैंने तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए इसलिए वीडियो बनाया है कि तरह तरह के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते, लौट पोट के बघेली में कहें तो सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, वस्तुनिष्ठ के, सही जोड़ी के, सत्य सत्य के और खाली स्थान के, सब प्रश्न उसी थीम पर आधारित होते हैं। सो प्लीज आगे वीडियो आप मेरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूरी बात, पूरा फार्मूला, तो प्लीज आप परीक्षा के समय उसको देखिएगा, तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, उसी पर सारे प्रश्न आधारित। प्लीज मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।